अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाविल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़ सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7। राज ने ड्रैगन महावीरा को लाकर कर महल के शाही गार्डन में उतारा था। वो अब भी बुरी तरह मचलती आग उगल रही थी और बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। राज इंसानी शक्ल में वापस आया और वहाँ गढ़े एक बहुत बड़े कील से चेन उठाकर महावीरा के पैर पर बांध दी। वो फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश कर रही थी जब वशा से अंदर भागी आई। ये क्या कर रहे हैं आप राज, खोले प्रिंसेस को। वशा अपनी बच्ची को ऐसे मचलते देख तड़पी। अभी इस पर उस किंग व्याम की पुकार और उस रिंग की पावर का असर है वशा, जब वो उतर जाएगा तो खोल दूंगा, राज ने संजीदगी से कहा। वशा उसे देखे गई मगर वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे अंदर ले आया। राज संजीदा था मगर आंखें लाल अंगारा हो चुकी थीं। तभी वो वशा को लिए एक मखसूस आईने के पास गया था। ग्रैंडफादर, राज ने पुकारा। मिरर में एक हेवला नमूदार हुआ। ग्रैंडफादर, मुझे एला और अजलान का पता चाहिए। मुझे जल्द अज जल्द उसके बेटे तक पहुंचना है और महावीरा को उसके हवाले करना है, राज ने संजीदगी से कहा। अजलान उधर ही है जहाँ आखिरी बार तुम एला से मिले थे। उसका बेटा भी वहीं मिलेगा तुम्हें किंग राज। ग्रैंडफादर इतना बोलकर मुस्कुराए थे। राज उलझा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं ग्रैंडफादर, राज ने पूछ ही लिया। कुछ नहीं राज, प्रिंसेस का ख्याल रखो बस, वो बोलकर मिरर में से गायब हो गए। चलो वशा, ज़मीन पर जाने की तैयारी करो। हमें उसी बीच पर जाना है जहां हमारी एला से मुलाकात हुई थी। एक बात पूछूं आपसे राज, वशा ने पुरसोच और परेशान से राज को मुखातिब किया। राज अभी भी अजलान के बेटे के बारे में सोच रहा था। अगर उस किंग व्याम की जगह आप होते तो, वशा ने कहा तो राज ने चौंक कर वशा की जानिब देखा। राज के माथे पर ढेर सारे बल आए। क्वीन, आपको लगता है कि वो प्रिंसेस से मोहब्बत करता है? ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारी प्रिंसेस को अपने बदले और इंतकाम की भीड़ चढ़ा देना चाहता है और उसका मवाजना आप मुझसे कर रही हैं। स्ट्रेंज। राज को शायद दुख हुआ था, तभी अपनी कनपटियाँ सहलाईं। हो सकता है राज वो सच्चा हो। वशा का दिल नहीं मान रहा था कि एक परीजाद महज इंतकाम के लिए इस हद तक जाए कि अपनी जान की परवाह किए बगैर एक ड्रैगन किंग से उलझ बैठे। अगर ऐसा भी है तो ये मुमकिन नहीं। महावीरा की किस्मत एला के बेटे से जुड़ी है। क्या आप भूल गई क्वीन? राज के लहजे में आज पहली मर्तबा कुछ सख्ती सी थी। वशा अपने लब काट कर रह गई। आप जाएं ख्वाबगाह में, मैं वीरा को लेकर आता हूँ। हम ज़मीन पर जा रहे हैं, राज ने वशा को बोलकर भाई की जानिब का रुख किया। सुबह मायावश की आंख खुली तो अब्दार जाग रहा था और उसी की जानिब देख रहा था। आ मायावश चिल्लाकर उठी तो अब्दार बुरी तरह चौंका। क्या हुआ क्वीन, अब ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कहीं दर्द है क्या? आपने उसे पकड़कर घुमाया और चेहरा और उसका वजूद टटोला, मगर वायरमश ने उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ डाला। आप, हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। हमने शराब की रिंग पा ली और रात को तो हमने ये सेलिब्रेट भी नहीं किया। हे, वो खुशी से उछल रही थी, तालियां बजा रही थी। अब्दार ने उसे देखकर अफसोस से सर हिलाया, जिसने अभी चिल्लाकर उसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्दार ने गुस्से से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके होंठ अपने होंठों के बेहद करीब किए थे कि उसकी सांसों की हिद्दत मायावश को अपने हलक में उतरती महसूस हुई। मायावश ने शिद्दत से उसके कंधे थामे, जो जाने अनजाने उसके गज़ब को आवाज़ दे देती थी। सेलिब्रेट करने के तो फिर और भी कई तरीके हैं क्वीन, कहती हैं तो आजमा कर ट्राई करके देखते हैं, अब्दार ने बोलकर उसके लबों पर मीठी सी गुस्ताखी की थी। आप प्लीज़। वह जो हंसी हुई और आपकी गुस्सेली लपकती निगाहों में देखकर उनके मानी और मतालिब समझकर निगाहें झुका लीं। यू नो व्हाट क्वीन, मुझे इस तरह कतरा कतरा तिल तिल करके अजियत से दो चार करने से बेहतर है आप एक ही मर्तबा अपने इस ग़ुलाम की जान ले लें। नहीं तो अब मेरी बर्दाश्त की हर हद पार हो चुकी है और समर का पैमाना पूरी तरह लबरेज हो चुका है, और अगर वो छलक गया तो बड़ी तबाही लाएगा, जानती हैं ना आप। आप उसे अपने कुशादा सीने में बुरी तरह भींचे अपना हाल दिल सुना रहा था, जिससे वह निगाहें चुरा रही थी। हर मर्तबा बच निकलती थी। उसके मुँह ज़ोर जज्बों के तूफ़ान के आगे अपनी कसम का बंद बांध रखा था। आप मुझे डरा रही हैं और हर्ट भी कर रही हैं, वो ज़बरदस्ती अपने लहजे में यासियत तारी करती बोली, मतलब अपने किंग की कमज़ोर नस को दबाया। आपने नरमी से उसे छोड़ा, मगर मायावश अब शिद्दत से उसके गले लगी थी। आबदार ने फिर उसे गुस्से से घूरा और अपने लब बुरी तरह कुचले। अब ये क्या है क्वीन? वह झुंझलाया। आपका ही नाम है, हमें रिंग मिल गई ना इसलिए। वो उसके कंधे पर गाल टिकाए अपने फिंगर से उसके शोल्डर पर रिंग बनाने लगी। आबदार को गुदगुदी सी हुई। दूर हटे मुझसे क्वीन, वह झुंझलाया।
ये तो मेरा डायलॉग था। मायावश को जाने क्या सूझी उसके कंधों पर दांतों से काट खाया। आउट! मायावश को अपने ही कंधे पर दर्द महसूस हुआ तो उनके कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस पर वो बुरी तरह झंझलाई। इतने वक्त में आबदार के लबों को अब गहरी मुस्कान ने छुआ था। क्वीन, उतनी ही गुस्ताखियाँ करें जितनी खुद में बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। आबदार के सरसराते लहजे ने मायावश के चेहरे पर लहू छलकाया था। वो जल्दी से उससे अलग हुई। आप फिर मुस्कुराया। इतने में हेव उन तक उड़ कर आया था जो यकीनन एवरा ने भेजा था। चूँकि ये वादी शराब के असर से आज़ाद हो चुकी थी तभी वो उन तक पहुंच चुका था। वो हेव पर सवार हुए और वो दोबारा वंडरिंग वुड की जानिब उड़ा। महावीरा इंसानी शक्ल में वापस आ चुकी थी मगर अब भी बुरी तरह मचल रही थी। जब राज उस तक पहुंचा, राज ने उसे जंजीर से आज़ाद किया और ज़बरदस्ती उसके रूम तक लाया। राज, डैड, मुझे अपने किंग व्याम के पास जाना है, उनके साथ जाना है। छोड़ दी, मुझे जाने देना, मुझे जाना है। तो मुझे पुकार रहे होंगे डैड। शट अप प्रिंसेस, राज धाड़ा था। महावीरा वहीं सहम कर खामोश हुई थी। वो खामोश हुई तो जैसे होश में भी आई। डैड, वो राज के सीने से लगी और बिलक बिलक कर रो दी। माय लिटिल प्रिंसेस। राज ने बहुत मोहब्बत से उसकी पीठ थपथपाई। बट डैड, मुझे मालूम है वो मेरे किंग हैं, मुझे उनके पास जाना है। राज के माथे पर फिर बेशुमार बल आए। हाथ की 2 उंगलियों से अपना माथा सहलाया, महावीरा को अपने सीने से निकाला और उसका चेहरा दोनों हाथों से थामा। सुनो मेरी बच्ची, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। तुम जानती हो आज जो तुम्हें मिला वो कौन है? राज ने पूछा। महावीरा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो तुम्हारा किडनैपर है, राज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बताया। महावीरा ने फटी फटी निगाहों से अपने डैड को देखा। यस माई डॉटर, माई लिटिल प्रिंसेस, वही बहरूपिया है, वही किडनैपर जिसने अपने मकसद के लिए तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें इतना डराया, इतना टॉर्चर किया कि अब डर तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है। मुझे तकलीफ़ देने को तुम्हें जहर तक दे दिया। जानती हो ना, जब तुम्हारे गले में वो दर्द हुआ था और तुम बेहोश हो गई थी। राज उसे हकीकत बता रहा था और वो बेयकीनी से पूरी आंखें खोले सुन रही थी। हाँ, उसके होंठों और मूँछों से लगा ही था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। वो अब भी सिर्फ अपने मकसद के हसूल के लिए, मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, ड्रैगन लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब कर रहा है। और जानती हो मेरी बच्ची, उसने तुम पर जादू किया और ये सब तुम्हारे रिंग की वजह से है जो तुम्हारे हाथ में। मगर मुसीबत ये है कि ये उतर नहीं सकती। वो कोई किंग विंग नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी शादी ओशन प्रिंस से होने वाली है। हम उसी मकसद से ज़मीन पर जाने वाले हैं। तुम तैयार हो ना प्रिंसेस? समझ गई ना मेरी बात? राज ने उसे समझाया और अपनी प्यारी सी बेटी का माथा चूमा। डैड, आई एम सॉरी डैड, मुझे डर लग रहा है। वो फिर से मुझ पर जादू करेगा, मुझे अपने पास बुलाएगा, मैं बेबस हो जाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती उस मॉन्स्टर के पास। वो बिलक बिलक कर रोई और उस शख्स के बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो गए जिससे वो रातों को भी ख्वाबों में डर जाया करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिंसेस। वो पहली मरतबा इंस्टेंस और दूसरी मरतबा अपने लोगों की वजह से बच निकला। अब ये 3rd और लास्ट बार होगा। अगर सामने आया तो मरेगा मेरे हाथों से। अब अगर उसने मेरी प्रिंसेस की जानिब आँख उठाकर भी देखा तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी पनाह मांगेगी मुझसे। राज का सरसराता सा लहजा था। तुम तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हारी शादी होगी ओशन प्रिंस से जल्द से जल्द। फिर वो बहरूपिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? राज ने एक मरतबा फिर याद दहानी करवाई। राज रूम से बाहर निकला। महावीरा भागती हुई शाही पंगट में गई थी। कपड़ों समेत ही तालाब में घुस गई और रो रो कर अपना आप रगड़ रगड़ कर हलकान हो गई। ऐसे कैसे मुमकिन था? अपने सबसे बुरे, सबसे भयानक नाइटमेयर के पास वो खुद कर चली गई और अपना आप भी सौंप दिया। वो रो रो कर हलकान हो गई थी मगर जल्दी संभल कर लिबास तब्दील किया और डैड और मम्मा के पास चली गई। वो तीनों मिरर के पास पहुंचे थे। मिरर में दाखिल हुए तो सीधा मलेशिया के लैंगक्यान आइलैंड पर निकले थे। आयशा रोज़ काफ़ी दिनों से ताशा के चमचों को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे और एला की भी तलाश जारी थी मगर ताशा बहुत मकार थी। उसने आयशा रोज़ का ताक़ुब जारी रखवाया। तभी आयशा रोज़ दोबारा अजलान से भी नहीं मिल पाए थे, जो बीच पर रोज़ उनका इंतज़ार करते थे कि शायद एला की नवीद उन तक लेकर आएँ, मगर हर रोज़ उनका इंतज़ार बेसूद चला जाता। आयश ने फिर अपनी हर मशकूक सरगर्मी तर्क कर दी। अब उनका ताक़ुब भी किया जाता तो बेसूद। फिर ताशा ने मुतमईन होकर उन पर से नज़रें हटा ली मगर ऐसा सिर्फ आयश को लगा। अब भी गहरी तारीक रात के साए ओशाना पर फैले हुए थे जब आयश ने रोज़ को जगाया, जो इस वक्त का इंतज़ार करते करते बेचारी ऊँघने लगी थी। रोज़ उठो, चलो वक्त हो गया। आयश ने उसका कंधा हिलाया। रोज़ हड़बड़ा कर उठी। आयश ने नरमी से उसका हाथ थामा और दोनों राजदारी से बाहर निकले। आयश उसकी जाने बगौर देखे गया।
इन दिनों जब वो पल पल उसके साथ रहा था, उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िद करना, परेशान करना उसका महबूब मशग़ला रहा था, वो इतनी मासूम थी कि समझ ही ना पाती वो उसे परेशान कर रहा है। अब तो उसकी आदत हो गई थी, वो अपनी अपनी सी लगने लगी थी। वो उस पर रौब जमाता था, अब शायद ही उसके बगैर गुजारा मुमकिन था। काफ़ी तवील खुफिया राहदारियों से गुजर कर वो महल से बाहर निकले थे। आज ओशियाना में मौसम काफ़ी ख़राब था। तूफ़ानी लहरें उठ रही थीं जो किसी बहुत बड़े तूफ़ान की आमद का पेश ख़ैमा थीं। वो सब्ज़ मोल्ड की वालदी से गुजर कर उस मैदान तक पहुँचे जहाँ बड़े मैदान में वो बॉक्स जेली फिशेज़ अपने इलेक्ट्रिकल टेंटिकल्स बिछाए जिंदान का पहरा दे रही थीं। आयशा और रोज़ेला मुहतात अंदाज में आगे बढ़े। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो टेंटिकल्स पार कर रहे थे कि तभी रोज़ेला का पाँव एक टेंटिकल से मस हो गया। शौक का एक झटका सा था जो रोज़ेला के तन बदन में दौड़ गया था। आयश ने झटके से उसे खींचकर अपने सीने में भेजा। रोज़ेला ने बहुत सख्ती से अपने मुंह पर हाथ रखा। उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था, मगर ज़रा सी आवाज़ का इर्तियाश से वो बॉक्स जेलीफिश बुला जाती और उन दोनों का शौक से कीमा बन जाता। आयश ने बहुत ज़ोर से उसे सीने में दबोच रखा था। रोज़ेला ने अपना सुर्ख चेहरा उसके सीने से निकाला और इस बात में सर हिलाकर ओके का इशारा दिया, मगर सच तो ये था उसे ऐसा लग रहा था वो बेजान हो चुकी है। आयश ने भी इस बात में सर हिलाया और फिर वो आगे बढ़े। बहुत मुश्किल से जेलीफिशेस का वो मैदान पार करके वो जिंदान के मुंह तक पहुँचे थे। एला मासी, रोज़ेला की आवाज़ सुनकर एला तड़प कर अंदर अंधेरे में रोशनी की जानिब आई। रोज़, मगर रोज़ के पीछे एक मजबूत तवाना जल परिजात के सीने पर वो शाही टैटू देखकर एला की आंखों से रवानी से आंसू बहे थे। आयश मेरे बेटे। एला आगे बढ़ी, मगर जिंदान की जादुई सलाखें माँ बेटे के बीच हायल हो गई। मगर आयश के पास भी शाही ख़ानदान की तमाम पावर्स मौजूद थीं। तभी उसने हाथ से इशारा किया। हाथ से निकलने वाली रेस से जिंदान की सलाखें गायब हो गईं और एला बाहर आकर अपने बेटे के सीने लगी। मम्मा, आयश ने बेचैन होकर पुकारा। मेरे बेटे। एला ने तेज़ी से बेटे का मुंह चूमा था और करीब खड़ी रोज़ को भी सीने में भींचा। अब मंजर कुछ यूँ था कि एला के दाएं तरफ आयश और बाएं तरफ रोज़ उसके सीने से लगी थी। दोनों ने एला की कमर के गिर्द बाजू लपेट रखे थे, मगर आयश ने रोज़ के हाथों की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसा कर हल्का सा दबाया था। ये शायद उसके शुक्रिया कहने का अंदाज़ था। चले मम्मा, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जब तक उस ताशा का काम तमाम नहीं हो जाता आपको बाबा के पास ज़मीन पर रहना है, बल्कि हम सबको, और ये काम आप जल्दी पूरा करेगा। आयश ने कहते एला के गले में वो जादुई मोतियों वाला लॉकेट पहनाया। रोज़ के पास तो था ही वो। वो जिंदान से निकलकर अब फिर जेलीफिशेस के ग्राउंड से बचते बचते बाहर निकले थे। अब भी वो सही तरह से बाहर नहीं निकले थे कि ताशा की चीखों पुकार उस पूरी मोल्ड वादी में गूंजी थी। ये गद्दारो, तुम्हें क्या लगा तुम अपनी साजिशों में कामयाब हो जाओगे? ताशा इन जिंदान में ही तुम तीनों को दफना देगी, मगर ओशियाना का तख्त नहीं छोड़ेगी। बॉक्स जेलीफिशेस में भगदड़ मच चुकी थी और वो तेज़ी से इधर उधर तैरने लगी। तूफ़ानी लहरों का एक तूफ़ान सा उठा और उन तीनों पर हमला हुआ। वो तीनों तेज़ी से समंदर की ऊपरी तह की जानिब भागे थे, जब ताशा गुस्से से पागल मकरू के एक लगाती उनके पीछे आई। वो अपने त्रिशूल से उन पर वार करने लगी, जो वो तेज़ी से इधर उधर होकर उस वार से बच निकलने की कोशिश करते रहे। मम्मा आप जाएं, हम इसे रोकते हैं। आयश ने एला से कहते ताशा पर पलट कर वार किया, जिससे वो बच निकली। लेकिन आयश, एला ने कहना चाहा, वो कमज़ोर होने की वजह से ताशा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आपको बाबा की कसम, जाएं। आयश ने कहते फिर ताशा पर वार किया। एला ऊपर की जानिब तैरी और जल्द समंदर के साहिल तक पहुंच गई। वो देखो तुम्हारी बेवकूफ़ माँ फिर तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ताशा मकरू कह के लगाते चिल्लाने लगी। नीचे आयश ताशा का मुकाबला कर रहा था, मगर उसकी बात पर आयश की ज़रा सी तवज्जो उस पर से हटी थी। ताशा ने आयश पर एक भरपूर वार किया था। रोज़, जो कि माँ की मकारी समझ गई थी, तेज़ी से आयश के सामने आई। एक आग का गोला सा था जो रोज़ेला को पेट को चाक करता उसे ज़ख्मी कर गया था। रोज़, आयश दहाड़ा और बेजान होती रोज़ को अपने बाजू में भरा। वो जानलेवा हमला जो अपनी ही बेटी पर कर बैठी थी, ताशा पतराई सी निगाहों से रोज़ेला का खून पानी में शामिल होते देख रही थी। तभी आयश ने भी एक भरपूर वार उस पर किया कि वो बेहोश होकर नीचे गिरी। रोज़ मेरी जान। आयश उसे लिए मोल्ड माउंटेन की टॉप पर उतरा और उसका सर अपनी गोद में रखकर दीवानावार उसका चेहरा थपथपाया। आयश, जाएं यहाँ से, वो लड़खड़ाती ज़बान के साथ बोली। तुम बेवकूफ़ तो हो ही, लगता है पागल भी हो चुकी हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रोज़ कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने वाला हूँ? आयश धाड़ा था। वो मेरी माँ है, मुझे बचा लेगी। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, आप जाएं। रोज़ेला उखड़ते सांसों के दरमियान बोली। आयश ने कुछ कहना चाहा जब रोज़ ने उसके नीम व लबों पर बमुश्किल अपना हाथ रखा।
आपको मासी की कसम, जाएं यहाँ से। रोज़ेला ने बात ही ख़त्म की। बेहद दर्द सहते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। आयश ने बेबसी से उसे देखा। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका, ऐसा पल आया कि अपनी कीमती मता हयात को खोकर अपनी सांसें उसे घुटती बंद होती महसूस हो रही थी। रोज़ की सांस उखड़ रही थी। हाँ, उसी दिन की तरह जब वो खुद उसे मरने के लिए बेआबो सागिर तड़पता छोड़ कर आया था। हाँ, ये कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी जब उसने अपनी सांसें ज़िंदगी बनाकर उसके सीने में उतारी थी। आयश को इसी लम्हे, इसी पल तो ये शिद्दत से महसूस हुआ था कि वो ज़िंदगी में उसके लिए क्या मकाम पा गई है। वो लम्स का जादू और उसकी कुर्बत की नरम गरम हिद्दत वो कैसे भूल सकता था। अब भी बहुत बेचैन होकर उसके कपकपाते लबों पर नरमी से अपने होंठ रख कर उसके सीने में अपना सांस उतारा था। रोज़, सांस लो। उसकी थमती सांसों को देखकर वो बुरी तरह तड़पा था। जज जाएं। आंखें बंद करने से पहले उसने आयश को कहा था, क्योंकि शायद ताशा होश में आ चुकी थी और उसके पहरेदार भी उस जानिब आ रहे थे। ताशा बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। आयश ने लाल अंगारा आंखों से उसका सर नरमी से चोटी पर रखा, जो कि एक जानिब ढलक गया था। आयश उसे देखते ऊपर की जानिब तैरा। ताशा रोज़ तक पहुंच चुकी थी। आयश वहां से जा चुका था। अपनी पहली शिकस्त और एला के हाथों से निकल जाने पर बेटी के मुर्दा वजूद को देखकर वो फिर गुस्से से चीखी चिल्लाई और धाड़े मार मार कर रोई। इतने बरसों के बाद वो दोनों बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे को बेयकीनी से देख रहे थे। एला ने अजलान की जानिब कदम बढ़ाए, वो इतने ही कदम पीछे हटा। एला हैरान हुई, मगर अजलान की आंखों में दुख, बेबसी, गम और गुस्से के तासुरात देखकर एला ने बेबसी से अपने लब काटे। तब वो अजलान की नाराज़गी की परवाह किए बगैर भागकर उसके कुशादा सीने से लगी थी। उसकी कमर पर दोनों हाथ बांधकर उसके सीने में मुँह दिया। अजलान गुस्से से झुंझलाया, एला दूर रहो मुझसे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थी मुझसे इतना बड़ा और इतना भयानक झूठ बोलते कि तुम नहीं रहोगी। इतने साल मुझसे दूर रही, मुझे पल पल अजियत से दो चार किया। इतने साल में ये सोच कर पल पल तड़पता रहा कि मेरी मोहब्बत, मेरे जीने की वजह तो मर गई, तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ। एला, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे और मेरे बच्चों के साथ। अजलान ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो हनूज़ उसी के सीने में मुंह दिए रोती रही। तब अजलान ने खुद से काबू खाते उसके गिर्द अपनी मजबूत बाजुओं का हसार कायम किया था। तभी वहाँ राज वशा मुस्कुराते ज़ाहिर हुए थे। इतने बरसों बाद ये मंजर देखकर बहुत खुशी हुई, राज ने कहा और अजलान के सीने से लगा। वशा ने एला को गले लगाया। वो सब हिट के अंदर चले गए। तभी साहिल के पानी से निकलकर आयश सुर्ख आंखें लिए बाहर निकला और हिट की जानिब आया। हमें भी आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई, एला ने मुस्कुराकर कहा। तब उसकी नज़र उनके पीछे छुपी डरी सहमी एक बेतहाशा खूबसूरत प्रिंसेस पर पड़ी। किंगराज, ये आपकी बड़ी बेटी है? एला और अजलान ने महावीरा का माथा चूमते पूछा। नहीं, ये हमारी छोटी प्रिंसेस है, राज ने मुस्कुराकर कहा। तब अजलान ने उन्हें और एला को आबदार और मायावश के बारे में सारी तफसीलात बताईं, जिन्हें सुनकर मायावश को याद करके रोने लगी। राज की आंखें भी नम थीं, मगर होंठों पर मुस्कान कि उसकी प्रिंसेस और उसका किंग सब बातें समझकर अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और जल्दी कामयाब होकर लौटने वाले थे। एला ने महावीरा को अपने पास बिठाया। वो रोज़ के गले में वो नेकलेस तो देख चुकी थी जो उसे आयश की बीवी साबित कर रहा था, मगर वो खामोश थी और आयश का इंतज़ार था। तभी आयश हेट में दाखिल हुआ था। महावीरा ने उसे एक नज़र देखकर निगाहें झुका ली। आयश भी उसे देख निगाहें झुका ली थी, मगर वो आकर अजलान के सीने से लगा था। क्या हुआ आयश मेरे प्रिंस, हुआ क्या? रोज़ किधर है, बताओ मुझे। अजलान और एला परेशान हुए। डैड, उस ताशा ने मुझ पर वार किया और रोज़ बीच में आ गई। डैड, वो नहीं रही, मार डाला उस जालिम चुड़ैल ने अपनी बेटी को। आयश ने लाल अंगार आंखों समेत उनका बताया। ये सुनकर एला रोने लगी, मगर अब अजलान ने उसे तसल्ली दी। आयश की भी हालत बहुत बिखरी हुई थी। वो सब सिंगापुर रॉयल पैलेस की जानिब रवाना हुए। आयश बिल्कुल भी तैयार नहीं था वापस चलने को, मगर अजलान ने मुश्किल उसे राज़ी कर ही लिया। वो लोग एवरा के पास शराब की रिंग ले कामयाब वापस लौटे थे। एवरा ने इस खुशी में शानदार दावत का एहतमाम किया था और अब वो दोनों दावत से फारिग होकर नीले फूल पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि एवरा वहाँ चली आई। एशिस का पैगाम आया है ओशन किंग के लिए। एवरा ने कहा तो मायावश और आप पूरी तरह एवरा की जानिब मुतवज्जे हुए। आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है, चुनाचा आपको जल्दी मेयर ऑफ लव लेने ड्रैगन लैंड जाना होगा ओशन किंग। ये सुनकर मायावश के चेहरे के रंग उड़े थे। एवरा, क्या मतलब आपका कि इन्हें जाना होगा? मैं भी इनके साथ जाऊंगी, ये अकेले कहीं नहीं जाएंगे। इनके हर एक कदम पर मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मायावश ने बेख्तियार होकर कहा। आबदाब उसकी बेचैनी पर गहरा मुस्कुराया और एवरा फिक्रमंद हुई। ड्रैगन प्रिंसेस, भूल गई हैं आप कि आप अभी कैद में हैं, ड्रैगन लैंड नहीं जा सकती हैं।
वहाँ सिर्फ ओशन किंग जा सकते हैं और ये इन्हीं का इम्तिहान है कि उनको आपके लिए मोहब्बत का माप लाना होगा। एवरा ने उसकी रोनी शक्ल देखकर उसे समझाना चाहा। ओशन किंग, आपके लिए एंशस ने ख़ास पैगाम भेजा है, आप वो क्रोल मेरी अलमारी से निकालना है। मैं ड्रैगन प्रिंसेस से बात करती हूँ तब तक। आबदार सर इस बात में हिलाता एवरा के रूम तक आ गया। वो एवरा के रूम में आया और जल्दी से उनकी अलमारी खोलकर वो क्रोल निकाला और खोल के पड़ा। ड्रैगन लैंड के डीप फॉरेस्ट के बीचों बीच बने एक स्याह दरख्त से इकलौती बची हुई स्याह रंग की बेरी अपनी क्वीन के लिए लेकर आए। मोहब्बत का माप खुद ही मिल जाएगा। काफ़ी मुबहिम सा पैगाम था, मगर आबदार को वो अब बेरी लानी थी, हर सूरत हर किस्म पर। इधर एवरा मायावश की जाने मुतवज्जह हुई। प्रिंसेस, एक सवाल पूछूंगी, उसका सही और बिल्कुल सच जवाब चाहिए। अपने ही किंग से इस दूरी की वजह, हर बार अपने किंग की पेशकदमी कबूल ना करने की वजह जाननी है इंस्टेंस को। एवरा ने पूछा तो मायावश का सर झुक गया, आंखों में आई नमी पीछे धकेलने की कोशिश की। वजह बस ये है कि मैं अभी उस चुड़ैल ब्लैक विच और शैतान सामिर की कैद में हूँ एवरा। अब अगर वो सवार्ड बनाने में नाकाम हम हो गए और अगर मैं उस सामर की कैद में चली गई तो अभी मैं अपने किंग से दूर जाऊं तो शायद वो मेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर लें, और अगर मैं उस शैतान की दस्तरस में चली गई तो उसके पास रहने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। अभी ये मिलन मुकम्मल नहीं हुआ है तो तब मेरे मरने पर आपको कुछ नहीं होगा, वो ज़िंदा तो रहेंगे। अगर ये मिलन मुकम्मल हो गया तो मैं उस शैतान की कैद में मर भी नहीं पाऊँगी एवरा। मायावश फूट फूट कर रोई थी और उसकी ये बातें पीछे खड़े आप ने मनोआन सुनी थी। उसके माथे पर अनगिनत बल आए थे। एवरा ने अफसोस से सर हिलाया और उनके कामयाब होने की दुआ दी और वहाँ से चली गई। मायावश देख चुकी थी कि आपने सब कुछ सुन लिया। वो दम बखूसी बैठी रही, फिर आबदार नाराज़ होकर उससे दूर होता चला गया। सुल्तान रॉयस पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगीं। अजलान एला रोज़ की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं कर सकते थे, मगर अब राज और वशा की ख्वाहिश पर जल्द अज जल्द ये शादी कर देना चाहते थे। आयश जब से आया था अपने कमरे में बंद था, वो तो बाहर निकला ही नहीं था। उसे अब पता था कि राज लोग क्यों और किस मकसद से आए हैं, मगर वो अभी खामोश था, बहुत खामोश। और ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी थी। फिर अजलान उसे ज़बरदस्ती अपने साथ राज के कमरे में ले गया। राज और वशा को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया था। अब वो सब बैठे शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे जब अचानक राज को कुछ गैर मामूली से एहसास हुआ। वो सबके दरमियान से उठा। वशा ने सवालिया निगाहों से राज की जानिब देखा। वशा, मुझे लगता है मुझे ग्रैंडफादर ने आवाज़ दी। वो उठकर वहाँ मौजूद एक आईने के सामने खड़ा हुआ। जी ग्रैंडफादर, राज ने उनका हेवला देखकर पूछा। राज, फ़ौरन ड्रैगन लैंड पहुँचो और जाकर डी फॉरेस्ट के स्याह दरख्त से महावीरा के लिए वो इकलौती बची हुई बेरी लेकर आओ। ग्रैंडफादर की बारोब आवाज़ सीने में गूंजी, जो सबको सुनाई दी। लेकिन क्यों ग्रैंडफादर? राज ने चंपे से पूछा। क्योंकि वो प्रिंसेस की खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए। और मैं कह रहा हूँ इसलिए, ग्रैंडफादर ने कहा और वहाँ से गायब हो गए। राज ने पीछे मुड़कर उनको देखा। वशा के पास आकर उसके बाजू थामे। मुझे जाना होगा अभी। वशा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करूँगा, मगर ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। मैं वक्त पर पहुँचूँ ना पहुँचूँ, शादी की रस्में जारी रखना और प्रिंसेस का ख्याल रखना। वो आयश की जानिब बुढ़ा। बेटा, अपनी प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। राज ने आयश के कंधे पर हाथ रखकर उजलत में कहा, मगर उसका धुआं धुआं चेहरा देख ही नहीं पाया। वो सबसे मिलकर मिरर की जानिब बढ़ा और उसमें गायब हो गया। मायावश वहीं घुटनों में मुंह दिए बैठी फूट फूट कर रो रही थी जब एवरा उसके पास आई। प्रिंसेस, ओशन किंग ड्रैगन लैंड जा रहे हैं, एवरा ने बताया। तो मायावश ने झटके से अपना सर उठाकर बेयकीनी से एवरा को देखा। फिर बिजली किसी तेज़ी से अपनी जगह से उठी और बाहर की जानिब भागी। आबदार, मायावश ने चिल्लाकर उसे पुकारा, जो नाराज़ होकर उसे मिले बताए बगैर ही ड्रैगन लैंड चला था। उसे बेल की ऊंचाई से नीचे उतरना था। उसने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और ड्रैगन में बदली उड़कर नीचे उतरी। ये मंजर दूर दूर तक सारे इलाके में देखा गया था और फेरीटोपिया में एक ड्रैगन को देखकर फिर से खौफो हरास फैल चुका था। कई परियां महल की जानिब उड़ी थीं किंग व्याम को उस ड्रैगन की इत्तला देने के लिए। मायावश नीचे उतरकर अपनी शक्ल में वापस आई। सामने ही वो उसकी जानिब पीठ किए खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा ब्लैक कलर का होल था जिसमें उसने दाखिल होना था। मायावश भागकर उसके पास गई। उसके होल में कदम रखने से पहले मायावश पीछे से आकर उससे ज़ोर से लिपटी। अबदार, आई एम सॉरी, सो सॉरी, प्लीज़, पर यूँ नाराज़ होकर मत जाए ना। मुझसे यूँ नाराज़ मत हो प्लीज़। मायावश के आंसू उसकी कमर पर गिरे थे। वो जो किसी से भी उलझना नहीं चाहता था, हालांकि अपनी क्वीन से भी नहीं, अब अपनी आंखें ज़ोर से मीटी थीं, जबड़े भींचे हुए थे, मुट्ठियाँ पूरी शिद्दत से बंद कर रखी थीं। जब अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई तो अबदार ने मायावश को बालों से पकड़कर अपने सामने घुमाया था।
उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब करके लाल अंगारा आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। एवरा से आपने जो कहा वो आपकी सोचने की हिम्मत भी कैसी हुई क्वीन? इतना कमज़ोर समझ रखा है क्या ओशन किंग को, जो वो आपको यूं ही खुद से दूर किसी शैतान की दस्तरस में जाने भी देगा? इतनी फजूल सोच के तहत आपने खुद से दूर रखा मुझे। हाउ डेयर यू! उसने एक हाथ से मायावश का जबड़ा दबोचा था। अब्दार का गमो गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं हो पा रहा था, न अपने इश्तियाल पर काबू था। तभी अचानक तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। पानी की तेज़ बौछारों ने उन दोनों को भिगो डाला था। मायावश जानती थी उसे अपने किंग का गुस्सा कैसे दूर करना है। मायावश ने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर एक कदम आगे बढ़कर उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए, उसके दोनों पैरों पर पाँव रखकर ख़ुद को ऊपर उठाया और आबदार के होंठों पर अपने नाजुक लब रखे। जो अपनी क्वीन से ये हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी, हैरत से उसकी बंद आंखों को देखा और अपने होंठों पर बहुत नरमो गुजाज गुस्ताखियाँ होती महसूस हुईं, तो आबदार का तमाम गमो गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। आबदार ने उसकी कमर में बाजू हमायल करके उसे सहारा दिए, खुद में भींचा और अब आंखें बंद करके उसकी सांस के साथ तालमेल बनाने लगा। ये शुरू तो मायावश ने किया था, मगर अब आबदार की शिद्दत से वो निढाल सी हो चुकी थी। मगर फिर भी उसने अब ख़ुद को अपने किंग से दूर करने की कोशिश नहीं की थी। आबदार ने खुद ही उसके लरसते कांपते वजूद पर रहम खाते उसे आज़ादी बख्शी और बहुत नरमी से उसके चेहरे से वो कीमती मोती चुने, उसके माथे से माथा टिकाकर आंखें बंद की। मायावश की तो उसकी नाकाबिले बर्दार गुस्ताखियों पर पहले ही आंखें बंद थीं। ये क्या था क्वीन? आबदार ने सुकून से कहते उसे छेड़ा। आई एम सॉरी आप, आइंदा मैं कभी भी इस तरह का कोई भी ख्याल अपने जहन में नहीं लाऊंगी। वो रोती गई। ना करें क्वीन, मैं जा नहीं पाऊँगा। आबदार ने बेबसी से लब कुचलते कहा। आप अकेले मत जाए ना, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं भी आपके साथ जा पाऊँ? अब एक पल भी मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मायावश फिर रो पड़ी थी। आपने फिर लबों से वो आंसू चुने। मुझ पर भरोसा रखें क्वीन, कुछ नहीं होगा। आप एवरा के पास रहें, मैं जल्द लौटने की कोशिश करूँगा, वादा रहा। भरोसा है ना अपने किंग पर? आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसने भीगी पलकों समेत इस्बात में सर हिलाया। आबदार ने उसकी भीगी पलकों पर अपने लब रखे। जब लौटूंगा तो मुकम्मल तौर पर मेरी होने के लिए ख़ुद को तैयार रखना कि अब ये किंग अपनी क्वीन से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहते आपकी गिरफ्त उसकी कमर पर बहुत शिद्दत भरी थी। मायावश ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की। आबदार ने फिर पल भर के लिए उसके लबों पर अपने होंठ रखे और पीछे हुआ। अपना ख्याल रखना क्वीन, मेरे लिए। सरसराते जुमले थे जो वो उसके कान में बोलकर उसे एक साइड करके हॉल में दाखिल हुआ था। आबदार! मायावश चिल्लाई, मगर हॉल फ़ौरन से पहले गायब हो चुका था। मायावश फिर बिलक बिलक कर रो दी, मगर अभी कुछ ही देर हुई कि उस पर एक जाल गिराया गया था। मायावश मचली। कौन है? सामने आओ, छोड़ो मुझे। मायावश उस जाल में फड़फड़ा कर रह गई, मगर वो कुछ परियां थीं जो मायावश को जाल समेत उठाकर महल की जानिब उड़ी। जिस दिन से वो शादी करके आए थे, जैक अपनी जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर ही था। रंजू सुकून में ही रही। वैसे भी वो अब तक अपने रूम्स में ही रह रहे थे। अब जबकि रिश्ता बदला था तो जाहिर सी बात थी, एक दूसरे के हवाले से एहसासात भी बदल चुके थे। एग्ज़ाम शुरू होने के साथ आधी रात तक पढ़ाई के चक्कर में दिमाग सुन्न हो चुका था और अब पेट में चूहे भी कूद रहे थे। शाम तो कुछ ढंग से खाया भी नहीं था। वो अपने नाइट ड्रेस के ऊपर शाल ओढ़ती बाहर किचन की जानिब आई थी। किचन से पहले ही खटर फटर की आवाज़ पर वो चौंकी। किचन में आकर देखा तो जैक अपने लिए कुछ बना रहा था। आहट पर उसने भी पीछे मुड़कर देखा। हाय! जैक ने उसे विश किया। अपने हुलिये के पेश नज़र वो वापस जाने लगी। कुछ चाहिए था क्या? वापस आओ रंजू। जैक ने उसे पुकारा तो मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं नूडल्स बना रहा हूँ, तुम भी खा लेना। वो सॉसेजेस भी फ्राई कर रहा था। रंजू ने इसकी जानिब देखा। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे नूडल्स में नहीं, बस अपने नूडल्स में डालूंगा ये। वह मुस्कुराया। रंजू हैरान हुई। वो उसकी आंखों की ही मानियो मतलब समझ रहा था। उसने महारत से नूडल सर्व किया और उसके सामने चेयर पर बैठ गया। दोनों चुपचाप अपने अपने नूडल्स के साथ इंसाफ करने लगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? जैक ने ही बात शुरू की। काफ़ी अच्छी है। वो नूडल के बाउल पर झुकी हुई थी। जल्दी पेट भर गया। वो नैपकिन से अपना चेहरा साफ कर रही थी जब कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। रंजना! किसी ने उसे पुकारा था। रंजू ने चौंक कर इधर उधर देखा। हाँ? रंजू ने जैक से पूछा। क्या? जैक ने जवाबी सवाल किया। तुमने मुझे अभी भी पुकारा जैक? रंजना ने कहा, मगर जैक के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो एक जस्ट में उस तक पहुंचा था। अगर आवाज़ आ भी रही है रंजू तो अपने कान बंद कर लो। उसने दांत पीस कर उसे दीवाना वार झंझोड़ डाला। मगर हुआ क्या जैक? मुझे पुकारा भी और अब बोल रहे हो कान भी बंद कर लो। कुछ नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ। वो उसे बाजू से थाम कर उसके रूम में लेकर गया था।
वो सिलसिला जो संजना की ज़िंदगी निगल गया था, अब वो वही सब कुछ कम से कम रंजू के साथ तो हरगिज़ नहीं होने देगा। उसने उसके रूम में घुसकर लॉक लगाया तो रंजू शॉक रह गई। जैकी क्या बदतमीज़ी है, रूम क्यों लॉक? शट अप रंजू, अब वाइफ हो मेरी तो तुम्हें मेरे और अपने एक रूम शेयर करने से क्या प्रॉब्लम है? वो गुर्राया। जैक अभी के अभी अपने रूम में जाओ। वो भी झुंझुना कर बोली। जैक ने तेज़ी से उसके बाजू दबोचे थे। रेशमी शॉल ढलक कर ज़मीन बोस हो गई। जैक ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सख्ती से दीवार से लगाया था। वो बुखला ही तो गई थी। और अगर मैं तुम्हारे ये झिझक कुछ घंटों में दूर कर दूं तो फिर तो तुम्हें मेरे रूम शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? वो उसके कंधे से झटके से स्टेप नीचे खिसकाता बोला था। रंजू की क्या गई। मम, मुझे अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम रूम शेयर कर सकते हो, पर दूर हटो मुझसे। वो सख्ती से आंखें बंद किए हुए उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। जैक ने उसे नरमी से छोड़ा। रंजू सेकंड्स में बेड पर लेट कर कंफर्टर में गुम हुई थी। जैक ने अच्छी तरह खिड़कियां दरवाजे लॉक करके चेक किए और बेड पर आकर नीम दराज हो गया। आंखों से वहशत सी टपक रही थी। एक नज़र कंफर्टर पर डाली। इतनी टेंशन में भी उस गच्छी को देखकर उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। अब तो कसम खा ली थी कि कम से कम रंजू पर आँच भी नहीं आने देगा। मायावश उस जाल में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उन परियों ने मायावश को जाल समेत लाकर महल के दरबार में फेंका। सामने ही तख्त पर किंग व्याम टांग पर टांग रखे बैठा अब उस लड़की को देख रहा था जिसके चेहरे को उसके बालों ने कवर कर रखा था। मायावश उठकर बैठी और सर झटक कर बाल पीछे किए थे और जाल में से सामने तख्त की जानिब देखा। किंग व्याम जाल में उस लड़की को देख तख्त पर से बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ था। उसे लगा कि सामने उसके जीने की वजह है। उस लड़की में किसी की इतनी शबाहत थी तो वो तो पगला ही गया। हे छोड़ो उसे। व्याम धाड़ा था और तेज़ी से तख्त से नीचे उतरकर मायावश तक पहुंचा। झपट कर उस पर से वो जादुई जाल उतारा जिसकी वजह से वो ड्रैगन में नहीं बदल सकती थी। व्याम ने उसे बाजू में थाम कर उठाया था। महावीरा। किंग व्याम के लबों से अदा हुआ तो मायावश के नाम सुनकर चौंकी थी। मैं महावीरा नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। मायावश ने गुस्से से उसके हाथ झटके मगर किंग व्याम ने बेकाबू होते उसके कंधे से हल्के से शर्ट नीचे खिसकाई थी। ये क्या कमीने इंसान, दूर हटो मुझसे। मायावश गुर्राई मगर सामने वाला उसका आधा ड्रैगन और आधा मरमेड टैटू देख हैरान हुआ था। ये क्या बदसलूकी है किंग व्याम, ये महावीरा नहीं उनकी बड़ी बहन है। तभी वहाँ एंशंस दाखिल हुई थी। सब तकरीबन ताज़ीमन झुके थे। एंशंस के कहने पर किंग व्याम शर्मसार हुआ था मगर तभी वहाँ उसका एक ख़ास ग़ुलाम जो कि उसने कुछ ख़ास मकसद से कहीं भेज रखा था वो हाँफता हाजिर हुआ। किंग व्याम अपने ग़ुलाम तक आया। वो उसके सामने झुका। क्या खबर लाए हो रूपी? किंग व्याम ने पूछा। बहुत बुरी खबर है किंग व्याम। वो आज रात क्वीन की उस ओशन प्रिंस से शादी की तमाम रस्में अदा कर दी जाएंगी। ये सुनते ही किंग व्याम की आंखों ने लहू छलकाया था, जबकि मायावश के पास खड़ी एंट्रेस भी ये सरगोशी अपने क्रिस्टल बॉल की वजह से सुन चुकी थी। व्याम झटके से पीछे मुड़ा जहाँ मायावश अब भी खड़ी इधर उधर देखती हैरत में डूबी थी मगर अब उसके पास एंट्रेस खड़ी थी। एंट्रेस, ख़ास मेहमान का ख़ास ख्याल रखा जाए, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा अभी। ये कहते वह झटके से महल से उड़ा था। एंट्रेस का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा। आप जाने इंसानी दुनिया में क्या कहर बर्पा होने जा रहा था। महावीरा शावर लेकर बाहर निकली तो वशा बाहर ही बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। हाथों में बेतहाशा खूबसूरत लॉन्ग टेल टी पिंक वेडिंग ड्रेस था। पूरे रॉयल पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था और अब बस दुल्हा दुल्हन की तैयारी बाकी थी। महावीरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, वक्त नहीं है, अभी बहुत सी तैयारी बाकी है, मायावश ने उजलत में कहा और महावीरा की ड्रेस पहनने में उसकी मदद की। ममा, डैड किधर हैं? महावीरा ने उदासी से पूछा। वह ज़रूरी काम से गए हैं और तुम्हारे डैड ही बोल कर गए हैं प्रिंसेस कि मैं वक्त पर पहुंचूं या ना पहुंचूं, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए तैयार हो जाओ बस जल्दी से और कुछ भी बुरा मत सोचो। वशा ने उसका मुंह पहुंचा। तभी वशा को एला का पैगाम आया कि वो उसे बुला रही है और वो महावीरा को जल्दी तैयार होने का बोलकर बाहर निकल गई। महावीरा बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखा रही थी। जिससे शादी होने वाली थी और उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, जिससे शादी हो चुकी थी उसके बारे में जानना नहीं चाहती थी। काश वो उसकी ज़िंदगी में आया ही ना होता, या उसका वो प्यार से पुकारना हकीकत ना होता, या वो उसका किडनैपर ना होता। उसका खौफ, उसका डर महावीरा के रगों में बहता था मगर एक किस्म की उसे इस शादी से उलझन भी हो रही थी। बल्कि अब ये वेडिंग ड्रेस पहनकर शिद्दत से एहसास हुआ कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। क्वीन, आप दिल से, जिस्म से, रूह से सिर्फ़ और सिर्फ इस किंग की हैं। अपने किंग, अपने शौहर के गुस्से को हवा मत दीजिए, मेरे पास आए। एक गुस्से से भड़कती आवाज़ महावीरा को सुनाई दी। वो बेतहाशा चौंकी और अपने कानों पर अपने पूरे ज़ोर से हाथ रख लिए। डैड, वेयर आर यू?
महावीरा ने उन आवाज़ों से डरकर ज़ोर से चिल्लाकर राज को पुकारा। एक मर्तबा फिर रिंग में से रोशनी का झमाका सा निकला। वह रोशनी महावीरा के जिस्म से टकराई तो वह एक मर्तबा फिर मरने वाली हो चुकी थी। उसने अपने बाजू से हिलाए और बेड पर बैठ गई। अपने बाल मुट्ठियों में ज़ोर से जकड़े, सीने में सांस उलझने लगा था। महावीरा को अपना दम घुटता महसूस हुआ तो झटके से उठकर बालकनी का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर चली आई और गहरे गहरे सांस भरने लगी। आयश अपने बेड पर औंधा लेटा था। उसने अब तक ये माना ही नहीं था कि वो मर चुकी है। उसे भूलना नामुमकिन था। वो कब लहू बनकर उसकी रगों में दौड़ने लगी उसे तो पता ही न चला, मगर अजलान और एला की वजह से खामोश था। वो भी एक ओशन प्रिंस था और जाने उसे क्यों लगता था कि ये शादी नहीं होगी। मगर अब जबकि कुछ ही देर बाद वो उस अजनबी लड़की को नेकलेस पहनाने वाला था, अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ कि शादी से पहले ही मना क्यों ना कर दिया। मुझे महावीरा से बात करनी चाहिए, आयश ने दिमाग में सोचा और झटके से उठ बैठा। अब वो अपने रूम से निकलकर महावीरा के रूम तक आया था। नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। रूम खाली था मगर टेरेस का दरवाज़ा खुला था। वो गला खंकार कर टेरेस पर चला आया। सामने ही वो दुल्हन के लिबास में तवील तरीन टेरेस के बीच खड़ी गहरे गहरे सांस भर रही थी। रात 10 बजे का वक्त था। ज़मीन पर मौसम का कहर टूट रहा था। मौसम के तेवर बहुत ख़तरनाक थे। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। तेज़ हवाओं के थपेड़े थे जो जिस्म पर पड़ रहे थे और आसमानी बिजली कहर बन बन पर ज़मीन पर उतर रही थी। आहट पर बहुत ज़्यादा डर कर महावीरा झटके से पीछे मुड़ी। महावीरा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आयश ने खिलाफ़े तवक्को नरमी से कहा। वो जब यहाँ आया तो बहुत गुस्से में था, मगर अब अपने सामने एक छोटी सी मासूम गुड़िया को देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। इस सब में भला इसका क्या कसूर था? तभी आयश ने नरमी इख्तियार की। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, महावीरा ने घबरा कर कहा तो आयश मज़ीद 2-4 कदम आगे बढ़ा और उसके पास 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। अभी वो कुछ बोलता कि महावीरा ने एक सिसकी सी भर कर अपनी आंख पर हाथ रखा। क्या हुआ? इज़ एवरीथिंग ओके? आयश ने वो 2 कदम का फासला भी समेट लिया। मेरी आंख में कुछ चला गया है। महावीरा ने आंख मसली। कम ऑन, हाथ हटाओ, मैं देखता हूँ। आयश ने उसका हाथ नरमी से हटाया और अपने हाथों की अंगूठी की मदद से उसकी आंखें खोल कर देखी। तिनका था जो आयश ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर उससे निकाल दिया था और अब वो उसकी आंख को राहत पहुंचाने के लिए इसमें फूंक मार रहा था। ये वही लम्हा था जब व्यायाम ज़मीन पर टेरेस पर ठीक महावीरा के पीछे 5 कदम के फासले पर उतरा और सामने उसे लगा आयश महावीरा को छू रहा है। व्यायाम गुस्से से पागल हो चुका था। परों की मखसूस फड़फड़ाहट सुनकर महावीरा का चेहरा खौफ से लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। वो आयश की कुशादा सीने से लगी। आयश भी हैरान हुआ, मगर उसके पीछे खड़े एक पंखों वाले शख्स को देखकर उसके माथे पर बल आए थे। दूर हटो मेरी बीवी से। किंग व्यायाम धाड़ा और उसकी धाड़ के साथ ही आसमानी बिजली के कूंदे जैसे टेरेस पर लपकने लगे थे। नहीं हटा तो क्या करोगे? आयश ने इत्मीनान से कहा। अब घर आई अपनी मेहमान की हिफाजत भी तो करनी थी। वैसे भी सब ने और राज अंकल ने ये जिम्मेदारी उसे ही तो सौंप रखी थी। व्यायाम गुस्से से पागल होता उन दोनों की जानिब लपका। आयश ने महावीरा को अपने पीछे छुपा लिया। हट जाओ सामने से। बिजली लपक लपक कर उनके आसपास गिर रही थी। व्यायाम की आंखों में भी शोले से लपक रहे थे। जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। महावीरा भी हिम्मत करके चिल्लाई और आयश की शर्ट मुट्ठियों में दबोची। वो अपना सर पटक रही थी, मगर मुसीबत तो ये थी कि अभी वो छोटी थी तो उसे खुद से ड्रैगन भी नहीं बनना आता था। व्यायाम ने आसमानी बिजली अपनी मैजिक स्टिक पर कैच करके आयश की जानिब उठा ली और यह हमला बहुत अचानक हुआ। महावीरा की दिल खराश चीख गूंज उठी। आयश झटके से उछलकर दूर जा गिरा था। शिट! आयश ने गुस्से से ज़मीन पर हाथ मारा और बिजली किसी तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। महावीरा जो से खौफजदा होकर अंदर की जानिब लपकी, उसकी कलाई व्यायाम की वहशतज़दा गिरफ्त में फंसी। महावीरा बुरी तरह चिल्लाई। इतनी देर में आयश व्यायाम के गिरबान तक आ पहुंचा था। आयश की कमर से निकलने वाले टेंटिकल्स व्यायाम के गिर्द लिपटे और उसे आसमानी बिजली के नीचे उछाला। अब व्यायाम को एक ज़ोरदार झटका लगा था। उन दोनों के बाजों से खून बहने लगा था और महावीरा इस दहशतनाक मंजर से खौफ से नीली पड़ चुकी थी। स्टॉप इट! रुक जाओ आप लोग! वो चिल्ला रही थी, मगर उसकी सुन कौन रहा था। आयश व्यायाम की जानिब लपका, मगर व्यायाम की स्टिक से निकलने वाली बिजली आयश को दूर पटक चुकी थी। आयश अब कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हो चुका था। महावीरा भागकर उसके करीब आकर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी। आयश! महावीरा ने उसे शर्ट से पकड़कर झंझोटा। ये खून खराबा उसकी वजह से हो रहा था, तभी वो फूट फूट कर रो रही थी। व्यायाम तेज़ी से महावीरा तक आया, उसे बाजू से खींचकर कुछ पलों में ही बालकनी से नीचे फेंका। महावीरा के मुंह से एक दिल खराश चीख बरामद हुई थी।
नीचे सबने यह मंजर देखा। महावीरा को किंग व्याम की कुछ पहरेदार परियों ने एक जाल में कैच किया था और लेकर एक जानिब उड़ गईं। कुछ गैर मामूली तो लग ही रहा था, अब सब ऊपर की जानिब भागे थे। वर्षा की जान लबों पर आई थी कि महावीरा देखते ही देखते उसकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। ऊपर व्याम ने आयश के सीने पर अपना पाँव रखकर इस जोर से कुचला कि आयश बुरी तरह खांसने लगा। तुम्हें मेरी क्वीन को छूने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए थी। आयश तेजी से उठा और व्याम का गला दबोचा। व्याम उसकी पथरीली गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाया। वो तुम्हारी क्वीन कब से हो गई? शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता उससे, क्योंकि मैं भी किसी और से मोहब्बत करता हूँ और यही बताने आया था उसे। अगर तो तुम उस मासूम को अपनी सो कॉल्ड इंतकाम की भेंट चढ़ाना चाहते हो तो आई स्वेर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे आज। आयश ने दांत पीसकर उसके गले पर गिरफ्त बढ़ाई। जाने क्यों व्याम को यह सुनकर सुकून आया कि वो महावीरा से शादी नहीं करना चाहता है। नो, बकवास है, ये सब झूठ है। अगर इंतकाम लेने का मौका मिला तो उस राज को मौत की नींद सुलाऊंगा, मगर अपनी क्वीन को अब मजीद ज़रा सी भी आँच नहीं आने दूंगा, समझे? मोहब्बत है वो किंग व्याम की, ज़िंदगी किंग व्याम की जीने की वजह। ये बात मैंने उस राज को कई मरतबा समझाने की कोशिश की, मगर वो पागल ड्रैगन कुछ समझने को तैयार नहीं। अब बोल देना उसे कि उसकी बेटी अपने असल जगह पहुंच गई है, फेरीटोपिया की क्वीन बनकर। व्याम ने उसका हाथ दूर झटका था। मैं ये कैसे मान लूँ कि ये इंतकाम नहीं, तुम सच में उससे मोहब्बत करते हो? आयश ने उसे गुस्से से घूरा। दोनों जख्मों से चूर लहूलुहान हो चुके थे और अब बुरी तरह हाँप रहे थे। अच्छा, बुलाऊं उसे वापस? एक मर्तबा और छू के दिखाओ उसे। तुम्हारा बाजू ही धड़ से अलग न किया तो बात करना। व्याम अभी कुछ देर पहले की मनाज़िर सोचकर फिर धाड़ा था। आयश ने जख्मों से चूर दीवार से टेक लगाई। उस परीजात की आंखों में जुनूनियत, वहशत और महावीरा के लिए जो पागलपन था उसने आयश को मुतासिर किया था। आयश ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर लबों में दबाकर सुलगाई। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उसका ख्याल रखना। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। ये इंतज़ार कर रहे हो कि क्वीन वर्षा यहाँ आए और तुम्हारा कीमा बना दें, पागल बेवकूफ़ किंग। आयश ने उस पर खफीफ सा तंज किया। व्याम ने उसे गौर से देखा। कुछ दिनों के बाद इनवाइट करूँगा, आकर देख लेना बेशक कि मैंने तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखा है कि नहीं। ज़रा सी भी शिकायत हुई तो जो सज़ा दोगे मंजूर होगी। व्याम ने नाक चढ़ाकर तंजिया लहजे में कहते हिसाब बेबाक किया। आयश वीरा को उसकी बहन कहने पर खुलकर मुस्कुराया था। व्याम लड़खड़ाते उसी जानिब उड़ गया जिधर वो परियां महावीरा को लेकर उड़ी थीं। जख्मों की वजह से उसे उड़ने में तकलीफ़ हो रही थी। आयश ने एक सरसिया भरी। अब उसे सबको फेस करना था। हैरत की बात थी, जो मेहनत का जुनून उसे उस किंग की निगाहों में दिखता था, आखिर किंग राज को क्यों न दिखा, या वो देखकर अनजान बन रहा था। जो भी था, ये मामला यूं निपट जाएगा सोचा ना था। सब ऊपर आए और आयश को लहू लहान देखकर हक दक रह गए। राज ड्रैगनलैंड पहुंचा तो उसे इत्तला मिल चुकी थी कि अजनबी को डार्क फॉरेस्ट जाते देखा गया है। वो समझ गया कि वो अजनबी भी शायद उसी बेरी की तलाश में डार्क फॉरेस्ट की जानिब निकला है। और फिर यह भी परेशानी थी कि वो अजनबी जाने कौन था जो ड्रैगनलैंड घुस आया था। तभी राज फ़ौरन से पहले ड्रैगन बना डार्क फॉरेस्ट की जानिब उड़ा था। आप ड्रैगनलैंड पहुंच चुका था। उसने पहले ड्रैगनलैंड का मस्जिद वडू पार किया और अब उससे दूर से स्याह रंग के पहाड़ों के बीच में वो डार्क फॉरेस्ट नज़र आ गया। वो एक स्याह जंगल था जिसमें मामूल के अंधेरे से ज़्यादा तारीकी छाई हुई थी, इसीलिए ही तो उसे डार्क फॉरेस्ट कहते थे। आबदार कई घंटों से चल रहा था, मगर न थका न उसके हौसले पस्त हुए। वो अब उस जंगल के बीचों बीच तवील सादे स्याह मैदान में वो एक बड़ा आसमान को छूता बरगद का दरख्त था, जिस पर लटकी वह सुर्ख कलर की बेरी दूर से ही नज़र आ रही थी। आपने अपने कदम आगे बढ़ाए और आधा मैदान पार कर लिया। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ा कि उसे एक ड्रैगन की ज़ोरदार धाड़ सुनाई दी। आपके कदम ठिठक कर रुके। तभी एक ज़ोरदार धमाके के साथ एक देव हेकल ड्रैगन ज़मीन पर उतरा और आबदार उस दरख्त के बीच हायल हो गया। ड्रैगन बहुत खुशीला था, मगर आपका इत्मीनान भी काबिल दीद था। आबदार को टस से मस न होते देख वो ड्रैगन उसकी जानिब रुख करके ज़ोर से धाड़ा, मगर आप फिर भी वहीं जमा खड़ा रहा। तब वो ड्रैगन सर पटकता इंसानी रूप में उसके सामने ज़हूर पजीर हुआ था। जो कोई भी हो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ लड़के। यहाँ ड्रैगनलैंड में घुसपैठ करने वालों को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता है। राजू सजनबी को ड्रैगनलैंड में इतने इत्मीनान से खड़े देख धाड़ा था। मुझे मेरी क्वीन के लिए वो बैरी चाहिए हर कीमत पर। भूल जाओ लड़के, क्योंकि मुझे वो मेरी बेटी के लिए चाहिए। राज ने गुस्से से कहा और फिर लम्हों में ड्रैगन बनकर उड़ा और आग उगल कर दरख्त के चारों तरफ आग भड़का दी। फिर उतर कर उसके सामने इंसानी शक्ल में आया। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मेरी क्वीन की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आबदार ने अब भी सुकून से कहा था। तो चलो लेके दिखाओ।
राज ने कहते भड़कती आग को देखकर उस पर खफीफ तंज किया। चलें देखते हैं, आज एक शौहर अपनी बीवी के लिए उसे लेकर जाता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए। किसकी मोहब्बत ज़्यादा है? किसकी मोहब्बत का पलड़ा भारी है? किसकी मोहब्बत की पैमाइश सुरखरू होती है? ये कहते आपने हाथ का इशारा किया ही था कि खद्दे निगाह पानी की लहर उठी और उस भड़कती आग को बुझा गई। मोहब्बत का माप नहीं हुआ करता लड़के, मगर अब आजमाने आ ही गए हो तो आजमा लो। गुस्से से कहते राज ड्रैगन बना और आपका रुख जानिब करके बेतहाशा आग उगली। ये हमला बहुत अचानक था। आप संभल नहीं पाया और उसके जिस्म का कुछ हिस्सा बुरी तरह आग की लपेट में आकर झुलसा था। आबदार की दिलदोज चीख डार्क फॉरेस्ट में गूंजी थी। इधर मायावश, जो कि महल के बाग में चश्मे के पास उदास सी बैठी थी, वो एक ड्रैगन प्रिंसेस थी। सेकंडों में ड्रैगन बनकर आग उगल कर वहाँ की ईंट से ईंट बजा सकती थी, मगर वो एक नरम दिल शहजादी थी जो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। मायावश को कुछ ही देर में यूँ लगा जैसे आज वो मर ही जाएगी। उसकी दिल खराश चीखें फेरी टोपे के सारे महल में गूंज उठी थीं। जिस्म यूँ झुलस रहा था जैसे मुसलसल उसे आग के अलाव में झोंक दिया गया था। उसकी पहरेदार परियों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और उसकी जानिब बौखला कर लपकी। नीलम, एंट्रेंस को बुलाओ अभी। एक पहरेदार परी ने दूसरी की जानिब देखकर कहा। मैं जल रही हूँ, मेरा जिस्म झुलस रहा है। मायावश की दर्दनाक चीखें थीं जिनसे वो परियां बुरी तरह घबरा रही थीं। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि एक ड्रैगन प्रिंसेस को आग झुलसाती? मगर वो नहीं जानती थी कि मायावश का ओशन किंग था जो जला था, तो उसकी आँच मायावश को क्यों न पहुँचती। तभी वहाँ एंट्रेंस चली आई थी। प्रिंसेस को चश्मे में फेंक दो। एंट्रेंस चिल्लाई। पहरेदार परियों ने तड़पती माया को उठाकर चश्मे में फेंका था। कुछ पल लगे थे मगर उसे सुकून आया था। अब वो पानी के अंदर रंग बिरंगे पत्थरों की सतह पर आंखें मूंदे लेटी सुकून महसूस कर रही थी। आबदार ज़मीन पर निढाल होकर गिरा था। राज के बिल्कुल सामने खड़ा था। राज तनसिया मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट चंद पलों में दूर हुई जब यूं हुआ कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर आप पर गिरी और उसे सुकून आ गया। राज ड्रैगन बनकर बैरी लेने के लिए उड़ा और आग उगल कर फिर दरख्त के चारों तरफ आग बढ़ा दी ताकि आग उस बैरी तक न पहुंच पाए। मगर आग की परवाह किए बगैर पानी की लहरों को साथ लिए आगे बढ़ता रहा। भड़कती आग में वह झुलसा भी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। राज बैरी के करीब तर था, मगर पानी की एक बड़ी लहर ने उसे दूर पटका। आप पानी पे खड़ा था, पानी ऊपर की जानिब उठा और आपको बैरी तक पहुंचा दिया। इधर राज दोबारा उठकर बैरी तक पहुंचा था। दोनों ने एक ही वक्त में बैरी को हाथ में थाम लिया था। अब मंजर कुछ यूं था कि राज और आप दोनों के हाथ में बैरी का आधा हिस्सा था। छोड़ दो इसे, ये मेरी क्वीन की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना मिली तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। आबदार गुस्से से दहाड़ा था। राज ने उस नौजवान को देखा जो अपनी क्वीन के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा था। बुरी तरह झुलसने के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाए। ग्रैंडफादर ने यह बैरी महावीरा के लिए लाने को बोला, मगर हरगिज़ नहीं कहा कि यह बैरी महावीरा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है या उसके बगैर महावीरा मर जाएगी, जबकि इससे ज़्यादा इस बैरी की ज़रूरत इस नौजवान को थी। राज ने अपना हाथ पीछे खींचा और वो दोनों ज़मीन पर आए। मुझे तुम्हारी बहादुरी और अपनी क्वीन के लिए तुम्हारी मोहब्बत, ये चीज़ बहुत पसंद आई लड़के। ये तुम अपनी क्वीन के लिए ले जा सकते हो। राज ने नरमी से कहा। आपकी तनी रगें ढीली पड़ चुकी थीं और अब वो कंफ्यूज हो चुका था। मगर ये आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए थी? आपने झिझकते कहा। मगर वो मेरी बेटी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं, तुम्हारी क्वीन की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मैं ये समझ लूँगा ये मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए ही तोहफ़ा भिजवाया है। राज कुछ देर के लिए खामोश हुआ, फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला। अगर ये मेरी बेटी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती तो उसे उसके बाप से दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। बाप का रिश्ता अपनी बच्ची से खून का रिश्ता होता है जो कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बाप की मोहब्बत का माप नहीं होता। मगर आज मुझे लगा अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी क्वीन के लिए मेरी मोहब्बत की भी कोई पैमाइश नहीं हो सकती थी। और ये तुमने अभी कुछ देर पहले अपनी क्वीन के लिए जान पर खेल कर साबित कर दिया। वेल डन बॉय। राज बोलकर मुस्कुराया। आपने सुकून की सांस ली और बैरी की जानिब देखा। वह एक हार्ट शेप की अजीब और गरीब बैरी थी। क्या वो दिल की शक्ल थी? दिल जो कि साइन है मोहब्बत का। तो क्या यही बैरी मोहब्बत का माप थी? क्या वो अपनी क्वीन से मोहब्बत की पैमाइश के पैमाने में खरा उतर चुका था? अब क्या आबदार गहरा मुस्कुराया था। वैसे तुम्हारी क्वीन की ज़िंदगी को कौन सा ख़तरा लाहक है नौजवान? माफ़ कीजिएगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं। इस सब से फारिग होकर अपनी क्वीन के साथ मैं सबसे पहले यहीं आने वाला हूँ। हाँ, अभी ये जान ले कि मुझे अपनी क्वीन के लिए स्वॉर्ड ऑफ लाइट बनानी है। चलता हूँ। ये बोलकर आप जल्दी से वहाँ से निकला था, राज को हैरान और शशदर छोड़कर। रोमानिया के इस हिस्टोरिकल पैलेस में आज गैर मामूली दहशत और वहशतनाक सा अंधेरा छाया हुआ था। काले स्याह बादलों ने आसमान को ढांपा हुआ था। गहरी रात का वक्त था।
इस हिस्टोरिकल पैलेस के ऊपर आधी रात के वक्त भी स्याह गिद्ध उड़ रहे थे, जैसे बहुत सारा मुर्दार हाथ लगने वाला हो, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और छत के आसपास कौवे अजीब तरह से काएं काएं करने में मसरूफ़ थे। तमाम कब्रिस्तान में कौवे उड़ रहे थे। उस हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर अब हर जानिब खून के छींटे और गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसी की बेसमेंट में एक बड़ा सा आग का अलाव भड़क रहा था और उस आग के पास वो भद्दी तरीन शक्ल वाली चुड़ैल बैठी मुंह में कोई नापाक जंतर मंतर पड़ रही थी। मकरू और डरावनी तरीन शक्ल वाले शैतान के चेले उसके आसपास मकरू कहके लगाते चक्कर काट रहे थे। वो सब एक आंख वाले और सुर्ख पुतलियों वाले शैतान थे जो वहाँ पड़ी काफ़ी सारी लाशों को अपनी खुराक बना चुके थे। और इस जगह की दरो दीवार पर खून यूँ बिखरा हुआ था जैसे वहाँ ऊँट के ऊँट ज़बा किए गए थे। अचानक बहुत ज़्यादा धमाके होने शुरू हो गए। माहौल पर दहशत सी तारी हो गई। वो सब चेले खबासत भरे कहके लगाने लगे। ज़मीन जलजलों की जद में आई और उस चुड़ैल के सामने उस अलाव में से ज़मीन फटने लगी, सिरकने लगी। ज़मीन से स्याह बदबूदार गंदे खून के फवारे से उबलने लगे। वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्याह काफन नमूदार होने लगा। ब्लैक विच जो अपने भयानक ढांचे नुमा चेहरे से वो मंत्र पढ़ रही थी, उसके मंत्रों में शिद्दत पैदा होने लगी। वो काफन सारा ऊपर चला आया। उस काफन से मूजी जानवर और कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। तभी धाड़ की आवाज़ से उस काफन का ढक्कन सिरका था। अंदर एक हड्डियों नमा मुर्दा जो कीड़ों मकोड़ों से लदा हुआ था, उसने झटके से आंखें खोली। उस शैतान नुमा भयानक शक्ल वाले मुर्दा की आंखों की सफ़ेद पुतलियाँ मुर्दों की तरह साकित थीं। वो झटके से उठ बैठा। तमाम शैतान के चेले अपने आका के उठ जाने से खौफो दहशत से ज़मीन पर गिर गए। ब्लैक विच ने एक नज़र उस शामन शैतान पर डाली। खुद की इतनी डरावनी और भद्दी शक्ल होने के बावजूद सामने बैठा वो नीम मुर्दा इस कदर डरावना, कीड़ों से लदा और मकरू था कि एक मरतबा तो वो खुद भी खौफ खा गई। सामर की साकत पुतलियों ने ब्लैक विच को गुस्से से घूरा। आका! वो खुद भी सर ज़मीन पर टिकाया उसके गंदे कीड़े पड़े पैरों में गिर गई। वो मुर्दा कफन फाड़ कर काफन देकर बाहर निकल आया। यानी एक शैतान जाग चुका था, जाने क्या तबाही लाने, किस किस को मौत देने, किस किस को मौत के घाट उतारने। महावीरा बेड पर नीम दराज थी। उसे पहरेदार परियों ने जानबूझकर बेहोश कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता महावीरा को होश आया। पहले तो काफ़ी देर लेटी वो गायब दिमागी के आलम में छत को घूरती रही, मगर जब सब याद आया तो वो झटके से उठ बैठी। महलगजे से अंधेरे में भी वो पहचान चुकी थी कि वो उसी घर में थी, उसी कमरे में जहाँ उसे बेहिस परिजाद ने कैद करके रखा था। और एक मरतबा फिर वो उसी अकूबत खाने में आ पहुँची थी। महावीरा ने सहम कर इधर उधर देखा। जिस्म पर अभी भी वही वेडिंग ड्रेस था जो आज उसने पहना था। वो चेहरा हाथों में छुपाए रोने का शुगल फरमाने लगी थी जब, माय क्वीन प्लीज़ डोंट क्राई, आप बिल्कुल सेव हैं, अपने किंग के पास हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको यहाँ ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और शट अप, जस्ट शट अप। महावीरा कानों पर हाथ रख कर चिल्लाई थी, क्योंकि भारी लहजे की वो गंभीर सफाक और जालिम सरगोशियाँ उसे फिर सुनाई देने लगी थीं। अभी इस कमरे में आकर घबरा रही हैं आप? अभी तो आपको मेरी पनाहों में आना है, अपने किंग की बाहों में। वो जो गहरी रात की तारीकी में जुगनों की चमक, फूटते चश्मे की ताजगी भरी झंकार, फूलों पत्तों को गवाह बनाकर हमारे मिलन ने अधूरी दास्तान छोड़ी थी, उसे भी तो मुकम्मल करना है ना मेरी जान। ये सरगोशियाँ नहीं थे, कोई जालिम सफाक कातिल हाथ थे जो महावीरा के जिस्म से उसकी जान की तार खींच रहे थे। वो एक मरतबा फिर टूट कर बेड पर गिरी और बिखरी और बहुत ही ज़्यादा सख्ती से अपने कान बंद करने की कोशिश की। ऐसे तो मत तड़पें क्वीन, ना इस किंग को तड़पाएं, कम टू मी प्लीज़। आपकी ये दूरी इस किंग को भी जान के अजाब से, आपकी इस किंग की भी जान किसी अजाब दर्दनाक झोंक देती है। महावीरा झटके से बेड से उठी। जाने कहाँ से आई थी उसमें इतनी हिम्मत कि वो बेतहाशा रोती धाड़ से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो जानती थी उसे किस तरफ जाना है। तवील कॉरिडोर पार करके वो एक मखसूस कमरे के सामने थी। छपाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो जो खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा था, उसकी आहट पाकर मुस्कुराकर पीछे पलटा। आज पहली मर्तबा वो उसके सामने हुड्डी के बगैर था। महावीरा आगे बढ़ी और दर्द से टूटे जिस्म की परवाह किए बगैर एक जनाटेदार थप्पड़ था जो उसने किंग व्याम के चेहरे पर रसीद किया था। मुझे पाने के लिए आप फिर से वही ओछा हथकंडा आजमाना चाहते हैं? जादू करें हैं आप मुझ पर? तो कान खोल कर सुन लें। एक ड्रैगन प्रिंसेस को हराना और उस पर अपना जादू चलाना इतना आसान नहीं, समझे आप? दगरगूं हालत, आंसुओं से तर चेहरा, सुर्ख आँखें और छोटी सी नाक, वेडिंग नेट का वो पिंक ड्रेस जिसमें उसका गुलाबी जिस्म धमक रहा था। वो हिम्मत करती उसका गिरबान झंझोड़ गई थी। पहले तो किंग व्याम उसकी इतनी जुर्रत पर शिश्तर रह गया, फिर जाने क्या सोचकर और गहरी नज़र से उसे देखकर गहरा मुस्कुराया था।
व्यायाम ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे जानिब खींचा। वो कटी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। व्यायाम ने उसके बालों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा। रॉन्ग, ये हार जीत का जादू नहीं क्वीन, मेरी मोहब्बत का जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। तभी तो आप भी इस किंग की कुर्बत के लिए मचलती खुद ही यहाँ मेरे पास चली आईं, ऐसा ही है? व्यायाम ने अपने होंठों से अपने बाहों में मौजूद इस बिना पंखों वाली छोटी सी परी के एक चेहरे का एक नक्श छुआ था। महावीरा ने सख्ती से आंखें बंद करके रखी थीं। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपने मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए वो सब किया। मुझे किडनैप किया, डराया धमकाया, मुझे जहर दिया और उसका तोड़ करने को ज़बरदस्ती बिना अपनी मर्ज़ी के मुझसे शादी की। अब भी सिर्फ आप वही करना चाहते हैं, बस मेरे डैड को तकलीफ़ देना चाहते हैं। ये सब ढोंग है आपका, दूर हटें मुझसे। महावीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धुतकार दिया था। व्यायाम ने खून नशाम निगाहों से देखा, जो सब कुछ भूल कर बस उसे पाना चाहता था, मगर वो जाने अनजाने उसे सब याद करवा चुकी थी और एक फेरीटोपिया किंग के गुस्से और गज़ब को हवा दे चुकी थी। व्यायाम एक ही जस्ट में उस तक पहुंचा, उसे अपने कंधे पर गिराया और लाकर बेड पर पटका। महावीरा की आंखों के सामने दुनिया घूम गई। इतनी ही तेज़ी से उठना चाहा, मगर अपने ही लिबास के नेट में उलझ कर रह गई। किंग व्यायाम ने बड़ी आसानी से उस पर दस्तरस हासिल की। वो पूरा का पूरा उस पर हावी हुआ। महावीरा बहुत बुरी तरह मसली, मगर ख़ुद को उसकी वहशी गिरफ्त से आज़ाद न करवा सकी। आखिर वो फूट फूट कर रो दी। वो जो उसकी सांसों जितना करीब था, बगौर महावीरा को देखे गया। फिर किंग व्यायाम ने नरमी से उसे आज़ाद कर दिया। महावीरा उठकर बैठी और पीछे सिरकती चली गई। पहले मेरा यही मकसद था, जैसे कि आपने बोला। फिर मैं आपको यहाँ लाया और मेरा हर मकसद बदल गया। मैं बदल गया। अगर मुझे आपको तकलीफ़ पहुँचाना मकसूद होता या आपके पेरेंट्स को, तो सबसे पहले मैं आपको जान से मार डालता, मगर मुझसे वो ना हो सका। फिर मैं आपकी मासूमियत रोन देना चाहता था, मगर मैं वो भी ना कर सका। क्यों? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास हो क्वीन। व्यायाम ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ रखे थे। उसे अभी मालूम हुआ कि अब वो सारी हकीकत जानती है, तो उसका भरोसा कैसे जीते, कैसे उसे अपना यकीन दिलाए, कैसे उसकी मोहब्बत जीते, कैसे उसे जीते, कैसे एक खुशहाल शाही ख़ानदान का आगाज़ करे। व्यायाम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था अभी। महावीरा दम साधे बेड पर बैठी थी। अभी अभी जो उसने कहा, क्या वो सच था? यकीन करना मुश्किल था, मगर दिल हमक हमक कर तूल रहा था कि वो सच बोल रहा है। तभी तो उसे सही सलामत आज़ाद कर दिया था। किंग व्यायाम बेड से खड़ा हुआ और महावीरा की जानिब आया। वो बिदक कर एक कदम पीछे हटी। मेरे साथ, मैं आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? किंग व्यायाम ने संजीदगी से कहा, मगर महावीरा दम साधे बैठी टस से मस न हुई। क्वीन, मैंने कहा मेरे साथ आइए। आपकी बार किंग व्यायाम ने आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचकर बेड से नीचे उतारा था। किंग व्यायाम ने एक झटके से अपने पर फैलाए थे। उन परों की फड़फड़ाहट में एक ख़ास पैगाम था। वो सब परियां और परिज़ाद अपने किंग की हमराई में फेरीटोपिया की जानिब उड़े थे। मायावश इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। हालांकि एंशनस ने और खिदमतगार परियों ने कोई कसर न छोड़ी थी उसकी देखभाल ने। एंशनस उसकी ख्वाबगाह में तशरीफ़ लाई तो सब परियों ने झुककर उनकी ताज़ीम की। मायावश ने कहा, ज़दा सी उठकर बैठी। मुबारक हो ड्रैगन प्रिंसेस, ओशन किंग कामयाब लौटे हैं। एंशनस ने मायावश को उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनाई। वो तो जब से जली थी, रो रो कर अदमुई हो चली थी, ये सोच कर कि आबदार तकलीफ़ में था। तभी महल में गैर मामूली सी हलचल पैदा हुई थी। महल में परियों ने शादमानी के गीत गाए। वो मुस्कुराता समंदर का बेताश बादशाह अपनी मलका के लिए मोहब्बत का माप लेकर कामयाब वापस लौटा था। वो एवरा के पास आया, मगर एवरा से पता चला कि मायावश उनके किंग की और फेरी गार्डियन की मलका एंशनस की ख़ास मेहमान है, तो उसने पहले अपनी आमद की इतला भेजी और फिर वो एमरा के हमरा यहाँ चला आया। मायावश फुर्ती से बेड से नीचे उतरी, आबदार को देखकर उसकी जानिब लपकी, मगर भूल गई कि वह भी कमज़ोर है। तभी लड़खड़ाई जब दो मेहरबान बाहों ने उसे नरमी से थामा। वो उसके सीने लगी। आबदार कई लम्हे आंखें मूंदे वो पल महसूस करता रहा जब वो उसके बेहद करीब थी। आखिर एंशनस ने उसे गला खंकाकर होश दिलाना पड़ा। वो एंशनस के सामने ताज़ीमन झुका। मुबारक हो ओशन प्रिंस, एंशनस ने मुस्कुराकर कहा और आबदार ने सर तस्लीम खम करके मुबारक कबूल की, मगर मायावश को हनूज़ अपने हसार में ले रखा था ताकि वहाँ किंग व्यायाम और मुहाफिज परियों और फेरीटोपिया की क्वीन की आवत की पुकार पड़ने लगी। फेरीटोपिया के लोग जोक दर जोक के नज़ारा देखने को हज़ारों की तादाद में महल की जानिब उड़ाए थे। मायावश महल में कन्फ्यूज सी दाखिल हुई। उसने कहा था कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाला था। वो भरोसा करके यहाँ तक चली आई थी और अब हवन्नों की तरह उन खूबसूरत नाजुक लोगों को देख रही थी जो उसके आगे पीछे जा रहे थे, मगर वो खौफज़दा होकर व्यायाम में घुसी जा रही थी।
यहाँ महफिल में मौजूद एक वजूद अपनी बरसों की रियाजत, मक्कारी, धोखेबाजी और अयारी को यूं रायगा जाता देख जलन, हसद और गम और गुस्से से पागल हुआ था। वो लोग अंदर आए। महावीरा ने एक अजीब मंजर देखा। उसकी एक कार्बन कापी ठीक उसके सामने खड़ी थी, मगर कदरे मुख्तलिफ हुई। मायावश जो किंग व्यायाम की आमद को देख रही थी, अचानक नज़र सामने पड़ी तो पलटना भूल गई। वो चंद साल पीछे चली गई थी। अपना ही अक्स सामने देखकर वो हैरान हुई। मायावश आपके पहलू से निकली और चंद कदम आगे बढ़ी। महावीरा ने व्यायाम का पहलू छोड़ा और हैरत सजा सी चंद कदम आगे बढ़ी। बाकी सब दम साथ कर ये मंजर देखने लगे। मायावश जल्दी से कदम उठाती अपने अक्स तक पहुंची थी। महावीरा हैरत से उसे देखे गई। राज डैड ने सब बता तो दिया था मायावश के बारे में, उसकी बहन, उसकी प्यारी खोई बहन। इधर मायावश ने हैरत से उसके गाल छुए थे। डैड ने दिखाया तो था सब, उसकी वो छोटी सी गुड़िया बिल्कुल उसके सामने थी। फिर वो अचानक एक दूसरे में समाई थी। आपी, गुड़िया। मायावश रोए गई और उसका मुंह चूमे गई। कितना प्यारा एहसास था बरसों के बाद अपने असल से, अपने ख़ानदान से यूं मिलना। वहाँ मौजूद हर नरम दिल वजूद की आंखें नम हुई थीं। सब ने ज़ोरदार क्लैपिंग की थी। एंट्रेंस जो नम आंखें लिए मुस्कुरा कर उन्हें देख रही थी, बहुत अचानक यम दम उनके लबों की मुस्कुराहट गायब होकर चेहरा फ़िक्र परेशानी से लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था, जबकि वहाँ मौजूद उसी वजूद के चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट रेंग गई थी। एंट्रेंस ने चुपके से आबदार को इशारा किया। आप जल्दी से एंट्रेंस के पास आया। ओशन किंग, वो शैतान, जिन, वो सामर जादूगर वक्त से पहले जाग चुका है। आप प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जाइए, वहाँ जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई, और अब सबसे पहले अपने ओशन के तख्त का क्राउन हासिल करें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? एंट्रेंस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आपने इस बात में सर हिलाया। एंट्रेंस ने किंग व्यायाम की जानिब इशारा किया। उसने भी इस बात में सर हिलाया। आप और व्यायाम आगे बढ़े थे। व्यायाम ने महावीरा को कंधों से थामकर पीछे हटाया। आपने मायावश को थामा। वो दोनों ही तड़प गई थी। आप मायावश को अपनी जानिब खींचने लगा। आप, मुझे गुड़िया के पास रहना है अभी। मायावश ने वीरा की जानिब हाथ बढ़ाया। छोड़े मुझे, आप भी। मायावश की जानिब हमक हमक कर वीरा आना चाहती थी, मगर अफसोस जुदाई का वक्त फिर से सर पर आ पहुंचा था। आप मायावश को लिए एंट्रेंस के पीछे पीछे आया। एंट्रेंस उन्हें लिए ख़ास कमरे में आई। एंट्रेंस ने अपनी मैजिक स्टिक से एक आईने की जानिब इशारा किया तो उसमें ब्लैक कलर का होल हो गया। आप एक अलविदाई निगाह एंट्रेंस की जानिब देखकर मायावश को तकरीबन खींचता उस होल की जानिब गया। आप, गुड़िया। मायावश रो दी, मगर आप उसे कंधों से थामे उस ब्लैक होल में घुस ही गया। राज बहुत खुश था। उसकी मुलाकात ओशन किंग से हो चुकी थी। वो वशा के पास लौटा था, मगर रॉयल पैलेस में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो सब मुतफक्किर से लाउंज में मौजूद थे। राज पुरजोर से अंदर दाखिल हुआ और एला अजलान और मायावश को तमाम अहवाल बयान किया कि वह बैरी लाना महज एक इम्तिहान था जो उसने अपने ही दामाद से लिया था। वशा खुश हो गई। प्रिंसेस किधर है? राज ने आखिर वो सवाल पूछ डाला जो कि वशा को खाए जा रहा था। राज, वशा उसके बाजू से लग कर रो दी। वो परिजाद फिर आया और महावीरा को ले गया। वशा ने नम आंखें ले कहा, क्या? मैं उस सरफरे किंग को जलाकर भस्म कर दूंगा? उसकी इतनी जुर्रत? पहले तो हमने कुछ नहीं किया, मगर अब मैं फेरी टोपे की ईंट से ईंट ज़रूर बजा दूंगा क्वीन। राज धाड़ा था। वशा ने उसका बाजू दबोचा। रुक जाएं राज, ये पैगाम एंट्रेंस ने भेजा। वशा ने क्रोल राज की जाने बढ़ाया। राज ने वो थाम कर जल्दी से खोला। किंग राज, छोटी प्रिंसेस आज से मेरी जिम्मेदारी हुई। उसे हल्की सी भी खरोच आई तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी, मगर इतना जान लें वो यहाँ की क्वीन बनकर हमारे किंग और लोगों की पलकों पर बैठने वाली हैं और दिलों पर राज करने वाली हैं। बस आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचिएगा कि मोहब्बत तकदीरें बदल दिया करती हैं। पैगाम था यह एक इशारा कि महावीरा की तकदीर बदल चुकी है। अब उसका नसीब एक परिजात किंग से जुड़ चुका है। एक अज़म, एक ख्वाहिश, जाने क्या होने वाला था क्या नहीं। इस पैगाम की वजह से किंग राज कुछ पुरसकून हुआ था और उसे सुकून में देखकर एला और अजलान ने भी सुकून का सांस लिया था। मगर आयश की जानिब से वो परेशान थे। वो ज़ख्मी था, मगर जिस्मानी ज़ख्मों से ज़्यादा उसे उसके दिल के ज़ख्मों ने तड़पा रखा था, जिसका इलाज सिर्फ आबदार की वापसी पर मुमकिन था। जैक और रंजना गहरी नींद में थे जब रंजू की किसी अजीब से एहसास के तहत आँख खुली। वो कन्फ्यूज़ सी थी। तभी अपने और जैक के दरमियान तकिया लगाकर सोई थी। वो उसकी केयर करने लगा था। रंजू की अध खुली आंखें पूरी खुली थीं जब खिड़की के पास उसने संजना को खड़े देखा।